दोस्तों सभी लोग को नमस्कार। हम आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम एक नई वीडियो लेके आपके सामने आए हैं। दोस्तों उस टॉपिक का नाम है विविक्तकर। दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे तरीके से हम आशा करते हैं पढ़े होंगे, लेकिन आज मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूं, जो आप पीछे पढ़े होंगे कहीं भी, उससे बहुत ही बेस्ट होगा। अगर आप एक बार अच्छी तरीके से उसको पढ़ लेंगे तो हम आशा करते हैं आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। एकदम सिंपल तरीके से आपको हम बताएंगे, आपको केवल ध्यान से उसको देखना है और उसको समझना है। दोस्तों तो हम शुरू करते हैं। वो टॉपिक का नाम है वो विविक्तकर। दोस्तों क्या नाम है इस टॉपिक का? नाम है विविक्तकर। दोस्तों इसमें जो होता है, जो बहुपद होते हैं उसकी जो प्रकृति होती है उसको निकाली जाती है। तो क्या होता है उसका विविक्तकर? जो फार्मूला उसका होता है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। दोस्तों इसका एक फार्मूला होता है जिससे इसको हम विविक्तकर निकालते हैं और उसकी हम प्रकृति भी निकालते हैं। दोस्तों देखते हैं क्या है क्वेश्चन। जैसे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्या होता है? ये हमारा पहला तरीका होता है। मीन्स जो विविक्तकर निकालने का होता है वो हमारा ये पहला जो टाइप है उसका हम पहले विविक्तकर निकालते हैं और उसकी हम प्रकृति कोशिश करते हैं कैसी होती है उसको हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे ए की जगह क्या है? ए ही है। बी की जगह क्या है? बी है। और सी की जगह क्या है? सी है। जैसे ए है, बी है और यहाँ पे सी है। हम देखते हैं कि इसका एक एग्जाम्पल लेके कैसे इसकी प्रकृति आती है। दोस्तों जैसे यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर, दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 इक्वल टू 0। ये हमारा एक इक्वेशन है जिससे हम पता कर सकते हैं कि d की हमारी प्रकृति कैसी होगी। जैसे a की जगह क्या है? यहाँ पे a की जगह 1 है, b की जगह क्या है हमारा? 8 है, c की जगह क्या है हमारा? 7 है। दोस्तों देखते हैं d की वैल्यू किस तरीके से हम यहाँ निकालते हैं। तो हम निकालते हैं d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। दोस्तों यहाँ पे रखते हैं b की वैल्यू। b क्या है? 8 है, 8 स्क्वायर माइनस 4, a क्या है? 1 है, c क्या है? 64 माइनस 28 6 5 कितना d। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं मीन्स क्या है? धनात्मक संख्या है। क्या है? धनात्मक संख्या है तथा पूर्ण वर्ग है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आया तो डी की प्रकृति क्या होगी? डी की सबसे पहले क्या होगा? वास्तविक होगा। क्या होगा? ये वास्तविक होगा। दोस्तों ये वास्तविक होगा। दूसरा क्या होगा? परिमेय होगा। क्या दोस्तों? परिमेय होगा। और यहाँ पे ये परिमेय होगा और यहाँ पे असमान होगा। दोस्तों तो क्या हो गया? ये 3 इसकी प्रकृति कि मीन्स अगर हमारा d की वैल्यू क्या आ गया? पूर्ण वर्ग संख्या आ गया और धनात्मक संख्या आ गया, तो हमारी यहाँ जो उसका मूल की जो प्रकृति होगी वो वास्तविक होगा, परिमेय होगा और असमान होगा। दोस्तों मीन्स अगर हम देखेंगे कि अगर जो पहला तरीका है, अगर हम ऐसे निकालते हैं, अगर उसकी जो d होता है अगर वो धनात्मक आ जाए और पूर्ण वर्ग संख्या आ जाए, तो उसका जो मूल की प्रकृति होगी वास्तविक होगा, परिमेय होगा और असमान होगा। ये हमारा पहला तरीका था जो हमारी विविक्तकर का। अब हम दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा क्या होता है? मान लीजिए हम लेते हैं 25 एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे a की जगह क्या है? 25 है, b की जगह क्या है? 10 है, c की जगह क्या है? 1 है। तो इसका क्या होता है? d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें वैल्यू पुट अप करते हैं। b की जगह क्या है? यहाँ पे 10 है। कितना है? b की जगह यहाँ पे 10 है, 10 की वैल्यू रख लेते हैं माइनस 4। a क्या है?
25 है ये, तो 10 100 माइनस 100 इक्वल टू 0। दोस्तों यहाँ जो आ जा रही संख्या वो आज क्या आ रही है, धनात्मक तो है लेकिन यहाँ पे शून्य है। इसकी प्रकृति कैसी होगी, मूल की प्रकृति, मूल की प्रकृति क्या होगा, समान होगा। क्या होगा, यहाँ दोस्तों जो यहाँ की मूल की प्रकृति होगी वो क्या होगी, समान होगा। दूसरी क्या होगी, परिमेय होगा। क्या होगा, परिमेय होगा। और क्या होगा यहाँ पे, वास्तविक होगा। दोस्तों क्या होगा, वास्तविक होगा। मीन्स जो इसकी मूल की प्रकृति होगी वो समान होगा, परिमेय होगा और यहाँ पे वास्तविक होगा। मतलब अगर किसी डी की वैल्यू 0 आ जाती है तो वो जो उसकी मूल की प्रकृति होगी वो समान होगा, परिमेय होगा और वास्तविक होगा। दोस्तों तो ये हमारा दूसरा तरीका हो गया। और हम तीसरा इसका तरीका देखते हैं, इसकी तीसरी प्रकृति क्या है। दोस्तों यहाँ पे तीसरी प्रकृति होती है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। अगर इस फॉर्म में हमको दे दे तो इसको डी के जो विभक्कर आता है वो उसकी प्रकृति जो आती है वो कैसे आती है वो हम देखते हैं। यहाँ पर a इक्वल टू क्या है, 2 है, b इक्वल टू क्या है, -6 है, c इक्वल टू क्या है, 3 है। तो यहाँ पे d इक्वल टू क्या हो जाएगा, b² माइनस 4ac, b² मीन्स -6 का स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा, 36 माइनस कितना हो जाएगा, 24, कितना हो जाएगा, 12। मीन्स धनात्मक तो है, ये जो संख्या है वो धनात्मक तो है लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं। दोस्तों इसकी जो हमारी प्रकृति होगी, जो मूल की प्रकृति होगी वो क्या होगी, पहला ये तो वास्तविक होगा। क्या होगा, हमारा वास्तविक होगा। दोस्तों दूसरा क्या होगा, असमान होगा। क्या होगा, असमान होगा दोस्तों, और अपरिमेय होगा। ये हमारा 3 कंडीशन होता है दोस्तों। मीन्स अगर यहाँ पे डी की वैल्यू धनात्मक आ जाए और पूर्ण वर्ग ना हो तो उस समय क्या होगा, वास्तविक होगा। उसकी मूल की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक होगी और असमान होगा और अपरिमेय होगा। दोस्तों तो ऐसे हम इसका निकाल सकते हैं कि अगर यह तीसरी कंडीशन आती है कि अगर उसकी वैल्यू डी की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाए, डी की वैल्यू क्या हो जाए, यहाँ पे धनात्मक हो जाए और पूर्ण वर्ग ना हो तो उसकी जो मूल की प्रकृति होगी वो वास्तविक होगी, असमान होगा और अपरिमेय होगा। दोस्तों आपने देखा था, पीछे देखा था कि अगर डी की वैल्यू क्या हो जाए, डी की वैल्यू क्या हो जाए, धनात्मक, क्या हो जाए, धनात्मक तथा पूर्ण वर्ग, तब क्या आता था, यहाँ पे वास्तविक तो रहता था, समान हो जाता था। क्या होता था, वो समान होता था और अपरिमेय तो रहता ही था। ये किसकी कंडीशन रहती थी, जब यहाँ संख्या क्या हो जाए, धनात्मक हो जाए और पूर्ण वर्ग हो जाए। दोस्तों तो हमारा कैसा हो गया, ये हमारे 3 तरीके हो गए। और आपको हम लास्ट तरीका यहाँ बताते हैं वो कौन सा तरीका है। दोस्तों यहाँ पे लास्ट तरीका है 2x² प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे a की जगह क्या है, a की जगह 2 है, b की जगह क्या है, 5 है, c की जगह क्या है, 4 है। दोस्तों तो इसकी हम वैल्यू को पुट अप करते हैं, d इक्वल टू b² माइनस 4ac में b क्या यहाँ है, 5 है, माइनस 4a, a की जगह क्या है, 2 है, c की जगह क्या है, 25 माइनस कितना आ गया, 25 माइनस 32, कितना आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, कितना आ जाएगा, 7। तो ये क्या है, धनात्मक नहीं है, धनात्मक नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसकी मूल की प्रकृति क्या होगी,
इसकी मूल की प्रकृति क्या होगी कि मीन्स ये क्या है, वास्तविक ही नहीं होगा। क्या है, वास्तविक नहीं होगा। दोस्तों ये चार तरीके से पता चला कि एक में क्या होता है, अगर डी की वैल्यू 0 के बराबर है तो उस समय क्या होगा, संख्या परिमेय होगा, समान होगा, वास्तविक होगा। दोस्तों अगर डी की वैल्यू हमारा धनात्मक आता है लेकिन पूर्ण वर्ग होता है तो उस समय संख्या जो होगी वो आपको क्या मिलेगी, पहला तो वास्तविक मिलेगा, दूसरा जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, परिमेय मिलेगा, तीसरा क्या होगा, असमान होगा। और जो हमारा थर्ड होता है, अगर संख्याएं धनात्मक आती है लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं होता है उस समय संख्याएं, उस समय जो उसकी मूल की प्रकृति होगी वो क्या होगी, वो तो हमारी वास्तविक होगी और असमान होगा और अपरिमेय होगा। अगर दोस्तों डी की वैल्यू हमारी जो लास्ट होती है, जो यहाँ फोर्थ टाइप का है, अगर डी की वैल्यू क्या हो जाए, इतना आ जाए, मतलब माइनस में आ जाए, तो मूल की प्रकृति वास्तविक नहीं होगा। आपको एक हम चार्ट के माध्यम से एक बताते हैं जो आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो आगे हम देखते हैं। दोस्तों अगर हमारा ऐसे दिया रहेगा, ये दिया रहेगा दोस्तों, इसको हम कैसे एक चार्ट के रूप में आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा डी की वैल्यू क्या हो जाए, डी की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। क्या हो जाए, डी की वैल्यू 0 के बराबर होगा। इसकी मूल की प्रकृति क्या होगी, मूल की प्रकृति क्या होगी, जो मूल की प्रकृति की होगी यहाँ पे समान होगा, वास्तविक होगा और परिमेय होगा। अगर दोस्तों यहाँ पे डी की वैल्यू क्या आ जाए, धनात्मक तथा पूर्ण वर्ग आ जाए, क्या आ जाए, पूर्ण वर्ग आ जाए, तो उसमें दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे वास्तविक होगा, परिमेय होगा और असमान होगा। दोस्तों अगर यहाँ पे तीसरा है, d इक्वल टू धनात्मक तो हो तथा पूर्ण वर्ग नहीं, पूर्ण वर्ग नहीं, तब इसका क्या होगा, वास्तविक तो होगा, अपरिमेय होगा और असमान होगा दोस्तों। और हमारा जो लास्ट होता है वो डी इक्वल टू ग्रेटर देन, अगर हमारा ऋणात्मक आ जाए, ऋणात्मक, अगर संख्या ऋणात्मक आ जाए तब क्या होगा, ये वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक नहीं होगा दोस्तों। ये हमारे चार कंडीशन होते हैं जो आपको हर जगह देखने को मिलेगा। जो वैसे एग्जाम होते हैं, वनडे एग्जाम होते हैं, रेलवे के एग्जाम होते हैं, वहां पे आपको प्रकृति आपको निकालने को आती है, जिसको आप इस चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं और लगा सकते हैं। और आपको अच्छी तरीके से आशा है कि समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसको चार्ट के माध्यम से आप इसको तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को देख के हमको कुछ फायदा हुआ है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर सकते हैं और इसको लाइक भी कर सकते हैं दोस्तों। तो आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।